आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? हाँ गाइज, हाँ, आप 5 सेकेंड भी क्यों दोगे जब आपका आंसर 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो आइए हम जानते हैं उसी ट्रिक को जिसके वजह से हम समास को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। अतः इस ट्रिक को जानने से पहले हम थोड़ा सा समास के बारे में जान जाते हैं कि समास होता क्या चीज है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं समास होता क्या चीज है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक शब्द हो गया यथा शक्ति। तो ये दो शब्द हो गए यथा और शक्ति। तो इन दोनों के योग से समास बनता है। तो समास दो पदों से या दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे यथा हो गया और शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। तो ये समास की परिभाषा है। अगर हम समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह क्या चीज होता है कि पदों के अनुकूल शब्दों को अलग करना ही समास विग्रह होता है। जैसे कि यथाशक्ति है तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो यहां से अलग हो जाएगा, यथा अलग शक्ति अलग। तो यही इसका समास विग्रह है। अगर हम समास के बारे में सिंपल तरीके से जानना चाहें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होता है। जैसे कम से कम शब्द में, जैसे यथाशक्ति एक छोटा शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, अतः इसे शक्ति के अनुसार नहीं कहकर इसे यथाशक्ति कहा गया है। यही एक समासिक शब्द है। अतः हमने पढ़ लिया समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और इसके और प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवां बहुव्रीहि समास। तो हम इसके प्रकार को देख लिए। अब हम इसके प्रकार को क्रमानुसार व्याख्या करते हैं। तो गाइस, अब हम अव्ययी भाव समास से शुरू करते हैं। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसका पहला पद छोटा एवं दूसरा पद बड़ा होता है। जैसे कि पहला पद छोटा और दूसरा पद बड़ा। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद छोटा एवं दूसरा शब्द बड़ा है। यह एक ट्रिक है जिसको जानने के बाद आप किसी भी समास को इजीली बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हो गया यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यह एक समास है। जैसे दो शब्दों से यथा और शक्ति, इतना हम जान गए। तो इसका पहला पद क्या है, छोटा है, और दूसरा पद बड़ा है। पहला पद छोटा है, दूसरा शब्द बड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, ये छोटा बड़ा नहीं। मतलब जिसका अर्थ छोटा है और जिसका अर्थ बड़ा है। यथा का अर्थ शक्ति के अनुसार छोटा अर्थ प्रकट करता है। अतः जिस पद का अर्थ छोटा प्रकट होता है और जिस शब्द का अर्थ बड़ा प्रकट होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये ट्रिक है, इसी के जरिए आप किसी भी समास को इजीली पहचान सकते हैं। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं अव्ययी भाव समास का ही।
दूसरा उदाहरण है इसका निडर। तो निडर का अगर हम समास विग्रह करें तो नी अलग हो जाएगा, डर अलग हो जाएगा। नी मतलब इस छोटा सा प्रत्यय टाइप से, मतलब ये उदाहरण मतलब प्रत्यय टाइप से ये लगा हुआ है जिसका छोटा सा अर्थ होता है और डर का अर्थ बड़ा होता है। इसकी अपेक्षा इसका अर्थ बड़ा होता है, यानी पहला पद छोटा है और दूसरा पद बड़ा है अर्थ के अनुसार, अतः यह एक अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या होता है? तो तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है कि इसका पहला पद बड़ा हो जाता है और दूसरा पद छोटा, अर्थात यह हाँ, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का पहला पद बड़ा हो जाता है और दूसरा पद छोटा, यानी कि तत्पुरुष समास अव्ययी समास का विपरीत होता है, उल्टा होता है। अव्ययी भाव समास में क्या था? उसका पहला पद बड़ा था, पहला पद छोटा था और दूसरा पद बड़ा था। और इसमें क्या है? पहला पद बड़ा है और दूसरा पद छोटा है, अतः यह एक अव्ययी भाव का उल्टा है, अतः यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसका पहला पद बड़ा होता है और दूसरा पद छोटा होता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया यश प्राप्त। अगर यश प्राप्त का हम समास विग्रह करें तो यश अलग हो जाएगा, प्राप्त अलग हो जाएगा। तो एक बात इसमें देख लीजिए कि यश प्राप्त की अपेक्षा बड़ा अर्थ प्रकट करता है, प्राप्त एक छोटा सा अर्थ है यश की अपेक्षा, अतः यह एक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका पहला पद बड़ा होता है और दूसरा पद छोटा होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो हम तत्पुरुष समास को भी देख लिए। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास का ट्रिक क्या चीज है कि जिसका इसमें क्या होता है कि पहला पद दूसरे पद की हाँ, तो कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पहला पद दूसरे पद की, मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वह कैसा है। क्या बताता है? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि दूसरा पद कैसा है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा नीलकमल। तो नीलकमल क्या है? अगर इस नीलकमल का हम समास विग्रह करें तो पहला ऐसे अलग हो जाएगा, नील अलग हो जाएगा, कमल अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या बताता है? पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वह कैसा है। पहला पद क्या बता रहा है? ये जो कमल है वह कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला है। अतः पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है? नीला है। अतः जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहां कर्मधारय समास होता है। तो हमने कर्मधारय समास को भी देख लिया, अच्छे समझ लिया। इस ट्रिक को आप फॉलो करिए और किसी भी समास को पहचान जाइए। अब हम देखते हैं
चौथा है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है, इसे समझना बहुत ही आसान है, अतः इस समास को हम देखते हैं। हाँ, तो द्विगु समास क्या होता है कि यह संख्यावाची होता है, मतलब किसी भी समासिक पद का अगर कोई भी पहला पद संख्यावाची है, मतलब किसी भी समासिक शब्द का पहला पद अगर संख्यावाची है, क्या है? संख्यावाची, तो वह द्विगु समास होता है। इसका उदाहरण है पचराही। पच ये क्या है? एक संख्यावाची शब्द है। पच मतलब पांच, जिसका अर्थ होता है पांच राहों का समूह। तो यह एक संख्यावाची शब्द है, अतः एक संख्यावाची शब्द है, तो इसे हम द्विगु समास कहेंगे। मतलब किसी भी समासिक पद में, मतलब शब्द में अगर कोई शब्द, समासिक पद में अगर कोई शब्द संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास होता है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं इसी का, द्विगु समास का। दूसरा उदाहरण है त्रिलोक। तो त्रिलोक में हम अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? त्रि अलग हो जाएगा, लोक अलग हो जाएगा। तो यह दो पदों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो त्रि क्या है? एक संख्यावाची है, त्रि मतलब तीन, अतः यह एक द्विगु समास है। अब हम पांचवा समास देखते हैं थोड़ा। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है कि द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। ब्रीफ क्या है इसका? दोनों पद समान होते हैं। दोनों पद समान होते हैं, बराबर होते हैं। उदाहरण इसका हम देखते हैं। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है माता और पिता। माता और पिता मतलब ये दोनों बराबर अर्थ प्रकट करते हैं। जितना अर्थ माता का होता है उतना ही पिता का, अतः यह एक द्वंद्व समास है। इसका और उदाहरण देखते हैं। इसका और उदाहरण है पाप और पुण्य। तो देखिए, पाप का अर्थ जितना बड़ा होता है, पुण्य का अर्थ भी उतना बड़ा होता है। मतलब दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वह यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अतः जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, बराबर हो, समान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। तो हम द्वंद्व समास को देख लिए। अब हम लास्ट देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का
ट्रिक क्या चीज है कि इसमें 1 + 2 = 3, तो 1 + 2 = 3 होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया, उदाहरण त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र क्या चीज है? इस देखिए, पहला पद त्रि अलग हो गया, नेत्र अलग हो गया। तो इसका हम समास विग्रह करें तो इसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। इसी कंफ्यूजन को मैं लास्ट में दूर करूंगा। त्रि एक संख्यावाचक शब्द है, अतः इसे हम द्विगु समास कह सकते हैं, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता था, अतः इसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। लेकिन यह एक बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने का कारण क्या है, इसी को हम देखते हैं यहाँ पर कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, मतलब तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब जो 3 नेत्रों वाला हो, अर्थात शिव। तो त्रिनेत्र क्या विशेषता बताता है? त्रिनेत्र मतलब कि भगवान शिव। अतः पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, अतः यह एक बहुब्रीहि समास है। और इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है दशानन। तो दशानन का अगर हम समास विग्रह करें तो दशा अलग हो जाएगा, नन अलग हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो। अतः यह 10 सिर हो मतलब 10 सिर हो, किसके 10 सिर हो? अर्थात रावण। मतलब कि यह दोनों शब्द मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि मतलब दशानन मतलब कि अर्थात रावण, मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो अर्थात रावण। तो यह बहुब्रीहि समास है, मतलब कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, मतलब पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यहां भी आपको लग रहा होगा कि दशा एक संख्यावाचक शब्द है, तो यह बहुब्रीहि मतलब द्विगु समास है, किंतु यह बहुब्रीहि समास है। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के कुछ कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो देखिए आप उदाहरण, पहला उदाहरण है त्रिनेत्र और त्रिलोक। तो त्रिनेत्र और त्रिलोक में कौन कौन सा समास है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? इसमें आपको देखिए ये लग रहा होगा कि त्रि एक संख्यावाचक शब्द है, यहाँ पर भी त्रि एक संख्यावाचक शब्द है, किंतु यह अलग अलग समास है। एक कैसे है अलग समास, इसे हम जानते हैं यहाँ पर। जैसे इसका हम समास विग्रह करेंगे तो त्रि अलग हो जाएगा, लोक अलग हो जाएगा, त्रि अलग हो जाएगा, नेत्र अलग हो जाएगा। तो देखिए द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूजन बना रहता है। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे अपने ट्रिक से। देखिए त्रिनेत्र मतलब क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो देखिए यहाँ
पहला पद त्रि, दूसरा नेत्र, क्या हो गया त्रिनेत्र, मतलब त्रिनेत्र मतलब कि भोलेनाथ भगवान शिव, मतलब कि शिव की बात कर रहा है। त्रि अलग हो जाए, मतलब त्रि का अलग अर्थ हम देखें और नेत्र का अलग अर्थ देखें तो इसका अर्थ शिव नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिल जाए तो इसका अर्थ होता है शिव। मतलब जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की तरफ, मतलब किसी व्यक्ति की तरफ, मतलब किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। और इसको हम देख लेते हैं त्रिलोक। तो त्रिलोक में एक संख्यावाची शब्द है, इसे हम द्विगु समास कह सकते हैं, लेकिन यह द्विगु समास है या बहुब्रीहि, इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रि जो है और लोक, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह। तो तीन लोकों का समूह मतलब कि इस समूह की बात कर रहा है, यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, अतः यह एक द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। तो देखिए जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। और जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी समूह के बारे में बात करते हैं, वहां द्विगु समास होता है। तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा गाइस। तो गाइस आज हमने यहां देख लिया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, तो आपसे बनता है कि नहीं, इस ट्रिक को फॉलो करिएगा जो हमने ट्रिक बताया था, तो आप किसी भी समास को तुरंत पहचान सकते हैं। तो गाइस ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन, चतुर्मुख, चतुर्मुख में कौन सा समास है। तो चतुर्मुख में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास की द्विगु समास की बहुब्रीहि समास। तो देखिए चतुर्मुख, चतुर्मुख इसको यहाँ इसका अगर हम समास विग्रह करें तो यहाँ से अलग हो जाएगा, चतुर अलग हो जाएगा, मुख अलग हो जाएगा। चतुर्मुख मतलब क्या होता है, चतुर्मुख मतलब कि जिस इसमें पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर, तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि चतुर्मुख मतलब जिसके चार मुख हो, अर्थात ब्रह्मा जी। तो मतलब कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरा पद बना रहे हैं, अर्थात वह बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो चतुर्मुख मतलब कि जिसके चार मुख हो, अर्थात ब्रह्मा जी। अतः हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऊंच नीच में कौन सा समास है। ऊंच और नीच, ऊंच नीच में कौन सा समास है, पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। तो बताइएगा इसमें कौन सा समास है। तो कर्मधारय में क्या था कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता था, तो ये तो गलत हो गया। पहला पद दूसरे पद की क्या विशेषता बता रहा है कि ऊंच नीच है, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। द्विगु समास क्या था कि पहला पद संख्यावाची होता था, तो ऊंच क्या संख्यावाची है, तो ये भी गलत हो गया। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास क्या था कि पहला पद छोटा एवं दूसरा पद बड़ा था, तो पहला पद छोटा दूसरा पद बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा हम देखते हैं द्वंद्व समास। तो पहला पद ऊंच और दूसरा नीच, मतलब दोनों पद क्या है, बराबर है, समान है, ऊंच नीच जैसे बोला जाता है, तो ये दोनों समान है, अतः यह क्या होगा, द्वंद्व समास। अतः यह द्वंद्व समास है। तो गाइस हमने देख लिया पूरे समास को, उसके कंफ्यूजन को दूर कर लिया। अतः आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कहाँ पर क्या सुधार करना है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।